नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक बेसिक ऑफ फोटोग्राफीज के ऊपर स्टडी करना शुरू किया है। ऑलरेडी 2 लेसन हो चुके हैं जिसमें हमने आपको अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में बताया है। हमने आपको ये भी बताया था कि एक्सपोजर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो एक्सपोजर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले एक 90 तुली लाइट की क्वांटिटी को कैमरे के अंदर एंटर करना चाहिए, तो ही आपकी पिक्चर एक आकर्षक तरीके से बैलेंस रूप से आपके सामने आएगी। तो अभी हमने 2 पैरामीटर्स के बारे में आपसे बात कर लिया है। पहला था अपर्चर और दूसरा था शटर स्पीड। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपको अपना परिचय दे दूं। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप फोटोग्राफी की बुनियादी चीज़ें सीखना चाहते हैं, बेसिक्स फंडामेंटल्स को सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एवरी ट्यूसडे शाम को 4 बजे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम फोटोग्राफी के बेसिक्स से रिलेटेड सारी नई चीज़ों को बिल्कुल गहराई के साथ बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत दिनों से फोटोग्राफी कर रखी होगी, कैमरा भी आपके पास होगा, लेकिन हो सकता है कि आप जिस लेवल पर अचीव करना चाहते हैं उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए होंगे। तो डेफिनेटली मेरा आपसे ये वादा है कि जैसे ही आप ये वीडियोस देखना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके लेसन्स आगे बढ़ते जाएंगे, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे और डेफिनेटली आपकी फ़ोटोग्राफी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो हमने आपको बताया था कि किसी भी सिचुएशन में फ़ोटो खींचने के लिए आपको आप लाइट को या तो अपर्चर से कंट्रोल कर सकते हैं या शटर स्पीड से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक तीसरी ऐसी सिचुएशन बताने जा रहा हूँ कि जिसमें आपके पास लाइट इतनी कम हो जाए कि जहाँ आप शटर से भी ना कम ले पा रहे हो, शटर से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या अपर्चर से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मैं इस कमरे की लाइट्स को बंद करने जा रहा हूँ। अभी हमारे कैमरे में 100 ISO लगा हुआ है और 100 ISO पे हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी हमने ISO 200 कर दिया है, उसके बाद भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब लाइट इतनी कम है कि 200 ISO पर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने ISO अभी 1600 कर दिया है, मतलब 100 का 16 टाइम्स। 100 ISO जो सबसे पहले लगा था उसकी जगह हमने अब 1600 ISO लगा दिया है। 1600 ISO लगाने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हुआ, लेकिन ये पिक्चर तो किसी काम की नहीं है, तो हमें इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने ISO को 4000 कर दिया है। तो 4000 ISO आने के बाद थोड़ी सी इमेज दिखाई देना शुरू हुई, लेकिन ये भी अभी काफ़ी नहीं है। तो प्रॉपर इमेज पाने के लिए हम ISO को थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब हमने ISO को 8000 कर दिया है। तो 8000 ISO के ऊपर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गई है। अब इसको और आगे बढ़ाकर दिखाते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अब हमने ISO 16000 कर दिया है। 16000 करने के बाद में फेस पे क्लैरिटी आने लगी, एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर आ गई है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और क्लियर होने की गुंजाइश बची हुई है। तो थोड़ा सा ISO और बढ़ाकर देखते हैं। इस पतली सी लाइट में एक 25600 लगाने के बाद जो पिक्चर आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल चेहरा शार्प नज़र आ रहा है, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। जबकि बता दूं आपको कि इस रूम में इतनी कम लाइट है, मतलब हार्डली ये 3 वाट का एक बल्ब जल रहा है यहाँ पे, उसकी रोशनी में इतनी अच्छी पिक्चर आ रही है। तो बेसिकली ये है ISO की खासियत। तो अब आप समझिए कि अभी टोटल क्या हुआ। पहले लाइट इतनी कम थी कि मैं अपने नॉर्मल अपर्चर से और नॉर्मल शटर स्पीड से पिक्चर नहीं ले पा रहा था। जैसे ही मैंने ISO बढ़ाना शुरू किया तो मेरे सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे सेंसर मेरा इतना सेंसिटिव हो गया कि उसने सेम डायफ्राम और सेम अपर्चर, सेम शटर स्पीड की लाइट को एक्सेप्ट करके पिक्चर को जितनी लाइट चाहिए थी उतनी लाइट सेंसर ने एक्सेप्ट कर लिया और मेरी पिक्चर जो है क्लियर आ गई। तो बेसिकली ISO को हम कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको।
कोई बोलेगा जब ISO बढ़ा के पिक्चर आती है तो शुरू में ही ISO बढ़ा क्यों नहीं लेते? तो बेसिकली ISO का एक तो कंसेप्ट ये होता है कि हर कैमरे का अपना एक नेटिव ISO होता है जो कि मिनिमम पे होता है, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 200। एवरेज कैमरों में 100 ISO होता है जिसको नेटिव ISO बोलते हैं। अब ISO की थ्योरी ये है कि जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते हैं तो आपके सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे आप सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। नेगेटिव इफेक्ट कैसा कि आपका जो पूरा फ्रेम है कैमरे के सेंसर का, या कोई इमेज आती है, या जैसे उसमें मेगापिक्सल्स होते हैं, या आपके जो सेंसर के अंदर जितने भी डॉट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, वो सारे के सारे एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो आपका एक एक पिक्सल जो है वो लोकली मैग्नीफाई होना शुरू हो जाता है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी वो एक बहुत माइन्यूट डॉट्स जिसको ग्रेन्स बोलते हैं या नॉइज़ बोलते हैं, वो पिक्चर में आना शुरू हो जाता है, जो कि वो अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता वो। तो ये तब होता है जबकि आप ज़रूरत से ज़्यादा ISO बढ़ाते हैं। वैसे भी आजकल के जो सेंसर्स हैं इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन पहले के जो सेंसर थे, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले के जो सेंसर थे, जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे DSLR जब मार्केट में, या फिल्म कैमरे का जब ज़माना हुआ करता था, तो उस समय के तो फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा 400 ISO या 800 ISO भी रेयर था, 400 ISO तक की पिक्चर्स फिल्म्स आया करती थी। तो उस समय यही मतलब कंसेप्ट था कि जैसे ही आप ISO बढ़ाते हो तो पिक्चर्स के ऊपर डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब हमारे DSLR कैमरे आए, उसमें भी मैक्सिमम ISO 1600, 3200 या ज़्यादा 6400 तक ISO होता था उस टाइम पे। तो उस समय भी जैसे ही हम 6400 तक पहुंचते थे तो डॉट्स आना शुरू हो जाते थे फेस के ऊपर या पूरे फ्रेम के ऊपर, जिसको कि फेस पे इसलिए बोल रहा हूँ कि फेस में ज़्यादा विजिबल होते थे वो, जिसको कि हम ग्रेन्स बोलते हैं, या फोटोग्राफी की भाषा में उसको नॉइज़ बोलते हैं। ये पिक्चर्स को, उसकी अपीयरेंस को ख़राब करते हैं। इसलिए शुरू से लोगों को यही सिखाया गया है कि ज़्यादा ISO के ऊपर पिक्चर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब हमारे कैमरे काफ़ी एडवांस हो गए हैं। आजकल के जो मिररलेस कैमरे आए हैं ख़ास तौर पे, उसमें तो आप देखिएगा ISO का लेवल कुछ भी, मतलब 51,000, 80,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,50,000, मतलब इस लेवल तक के ISO के कैमरे आने लगे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि किसी भी चीज़ की जो ऑप्टिमम लिमिट होती है वो थोड़ी सी रिस्की होती है। अब थोड़ी देर के लिए ऑफ द सब्जेक्ट हट के मैं बात करता हूँ। सपोज़ कोई कार है, तो आज से 30-40 साल पहले जब अपने इंडियन मार्केट में खाली एम्बेसडर और फिएट जैसी कारें चलती थी, तो उस समय ये कंसेप्ट था कि यार 70-80 की स्पीड से ज़्यादा मत चलाना, नहीं तो पिक्चर, मतलब कार में वाइब्रेशंस आने लगेंगे और कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय की कार की रेटेड स्पीड ही 120 के आसपास हुआ करती थी। आजकल की कारें देखिए आप, उसकी तो रेटेड स्पीड 240, 260, 280 तक होती हैं। तो उस रेटेड स्पीड के अगेंस्ट में 130, 140 तक ले जाने में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, कार के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं आता, बड़े आराम से 130, 140 तक कारें चल जाती हैं। सेम विथ योर कैमरा। ये जो पुराना कंसेप्ट है कि 1600 से ऊपर जाने में नॉइस आ जाएगा या ग्रेन्स आएंगे, ये पुरानी बातें हो गई। अब आजकल आपके सेंसर्स इतने एडवांस हो गए हैं जिसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 1,25,000 है। उस सेंसर पे आपको 50,000 तक जाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप बेहिचक होके, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो वो लोग भी देख रहे हों जो कि 15-20 साल से फ़ोटोग्राफी कर रहे होंगे। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मेरा आजमाया हुआ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने कम से कम सैकड़ों फ़ोटो के ऊपर आजमाया हुआ है, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग लाइट कंडीशंस में, कि आप ज़रूरत पड़ने पर ISO को बढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन प्लेस ऑफ टेकिंग ब्लरी पिक्चर्स, इन प्लेस ऑफ टेकिंग अंडर एक्सपोज पिक्चर, आप हमेशा
ISO बढ़ा के बढ़िया शानदार पिक्चर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोग को बिल्कुल एश्योर करता हूँ, आज के बाद से आपके पास जो भी कैमरा होगा आप एक बार ISO बढ़ाकर पिक्चर लेकर देखिएगा। खासतौर पे आजकल के जिसके पास मिररलेस कैमरे हों उसमें तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाई ISO पे क्या होगा। आप बिल्कुल लीजिए हाई ISO का पिक्चर, आपके पिक्चर अच्छी आएंगे। अब अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ISO बढ़ाने की ज़रूरत आपको पड़ती कब है। हमेशा तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी समय में तो आप अपर्चर से और शटर स्पीड से कंट्रोल कर सकते हैं। ISO बढ़ाने की कंडीशन आपको 2 बार आती है। पहली बार जब आप अपना मनचाहा अपर्चर लगाना चाहते हो, मनचाहा अपर्चर आपने लगाना चाहा, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हों कि आपको सीनिक ब्यूटी कैप्चर करनी हो और आपको 11 डायफ्राम चाहिए। 11 डायफ्राम आपने लगाना चाहा इसलिए क्योंकि दूर तक की चीज़ें आपको फोकस में चाहिए। शटर स्पीड आपको 125 लगाना ज़रूरी है। किसी वजह से मान लीजिए आप ट्राइपॉड नहीं लाए हैं, आपने हाथ में लेके कैमरा खींच रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी स्टेशनरी नहीं है, लोग घूम रहे हैं, बड़े ग्रुप की फ़ोटो खींचनी है, तो ऐसे केस में आप चाहते हैं कि मेरा दूर तक फोकस क्लियर हो, प्लस लोगों की पिक्चर भी शेक ना होने पाए, ब्लरी नहीं होने पाए। तो उस कंडीशन में अगर लाइट कम पड़ती है तो आप अपने कैमरे का ISO इंक्रीज़ कर दीजिए, और वो इंक्रीज़ आप तब तक करते रहिए जब तक कि आपको करेक्ट एक्सपोजर ना मिल जाए। मान लीजिए आपने 200 ISO लगाया, पिक्चर आपके अंडर जा रही है, कोई बात नहीं, आप 400 लगा दीजिए। 400 पे भी अंडर जा रही है, आप 800 लगा दीजिए, आप बढ़ाते रहिए उसको। 2000-3200 के आसपास तक तो आप सेफली जा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो आप 3200 तक लगा के ISO आप पिक्चर लीजिए, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएंगी। एक कंडीशन तो ये हो गई जब आपको अपर्चर अपने मन माफिक लगाना हो। दूसरी कंडीशन आती है, मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स का फ़ोटो कवर कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ का फ़ोटो कवर करने गए हैं जहाँ पे स्पीड बहुत फास्ट है। ख़ासतौर पे हमारे वो दोस्त जो बर्डिंग का शौक़ रखते हैं, अब बर्ड का तो उड़ने का अपना किसी भी स्पीड से वो फ्लाई कर सकती है, या वाइल्ड लाइफ फ़ोटो खींचने के लिए आए हैं, या आप मोटर बाइक का फ़ोटो खींचने के लिए आए हैं। ऐसी सभी कंडीशंस में आपको शटर स्पीड अपनी कम से कम 250 से 2000 के बीच में रखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप एथलीट्स का फ़ोटो लेने आए तो आपको कम से कम 250 रखनी पड़ेगी। बाइक रेस का फ़ोटो लेने आए तो आपको कम से कम 2000 शटर स्पीड रखनी पड़ सकती है। उससे ज़्यादा बर्डिंग करने आए तो भी आपको कम से कम 1200-1500 की तो शटर स्पीड रखनी ही पड़ेगी। तो उस समय अगर लाइट के हिसाब से आपने जो भी डायफ्राम रखा है, जो भी अपर्चर रखा है, लेकिन हो सकता है कि अवेलेबल लाइट के हिसाब से आपको मिनिमम जो भी आपका ISO है उसके ऊपर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, बढ़ाइए आप ISO अपना। आपकी पिक्चर अगर शटर स्पीड आपको 2000 चाहिए, आप 2000 शटर स्पीड रख दीजिए। उसके बाद आपको जितना डायफ्राम चाहिए, जितना अपर्चर चाहिए, उतना अपर्चर लगा दीजिए, और उसके बाद देखिए कि पिक्चर कैसी आ रही है। अगर मान लीजिए पिक्चर अंडर साइड में जा रही है, आप 100 की जगह 200 लगाइए, 200 की जगह 4। अगेन आप बढ़ाइए ISO को अपना, और ये ISO आप तब तक बढ़ाइए जब तक कि आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही हो। वैसे भी मान लीजिए आप बाइक का फ़ोटो खींच रहे हैं, बर्ड्स का फ़ोटो खींच रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा नॉइस या थोड़ा सा ग्रेन आ भी गया, वो विजिबल नहीं होगा। ग्रेन सबसे ज़्यादा ह्यूमन फेस के ऊपर नज़र आता है। नॉइस जिसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के दिखते हैं, वो ह्यूमन फेस के ऊपर ज़्यादा दिखाई देते हैं। बर्ड्स पे, मोटर बाइक पे, या इस तरह की ऐसी चीज़ों में, स्पोर्ट्स की फ़ोटो में, वैसी फ़ोटो में तो वैसे भी इम्पॉर्टेंस आपके एक्शन की रहती है, ना कि किसी के फेस की रहती है। वेडिंग वगैरह की फ़ोटो की जब बात करते हैं उसकी बात अलग रहती है, क्योंकि वहाँ पे तो ग्लैमरस फ़ोटो चाहिए होती है और सुंदरता चाहिए होती है। एक्शन में और स्पोर्ट्स में और बर्ड्स में इसमें किसी तरह की सुंदरता नहीं चाहिए, वहाँ तो हमें एक्शन फ्रीज़ करना है। तो एक्शन फ्रीज़ करने के लिए आपको ज़्यादा शटर स्पीड, मतलब फास्ट शटर स्पीड चाहिए। फास्ट शटर स्पीड के लिए आपको लाइट अच्छी होनी चाहिए। अब लाइट अच्छी नहीं है तो आप ISO बढ़ा के फ़ोटो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी कैमरा होगा, आप अपने अपने कैमरे में ISO बढ़ा के फ़ोटो खींच के एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आपस में कि क्या परेशानी हो रही है। तो मेरा आपसे वादा है, एश्योरेंस है कि आप हाई ISO पे
फ़ोटो ले सकते हैं आजकल के कैमरों से। खासतौर पर जिसके पास जिस भी लेवल का मिररलेस कैमरा होगा, मिनिमम आपकी 51,000 तो ISO होगी ही होगी। 51,000 बाई चांस नहीं होगी किसी कैमरे में तो 25,000 तो होगी ही होगी। 25,000 के ISO रेंज में आप 3200 से लेके 5,000 ISO तक तो आराम से जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा ISO की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी। मैं भी अपना रोज़ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। 3200, 5000, 6000, 400 तक आते आते तक तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आना शुरू हो जाती हैं। अनटिल अनलेस बिल्कुल आप रात के अंधेरे में पिक्चर नहीं ले रहे हो, दिन के किसी भी टाइम में अगर आप पिक्चर ले रहे हैं तो आपको आराम से 6400 तक ISO बढ़ाने पे पिक्चर मिल जाती है। तो अगर हम ISO को समराइज़ करना चाहें तो ISO का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें हमारी अवेलेबल लाइट कम लगने लगे। सबसे पहला तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जो मिनिमम ISO है, जो कैमरे का, हर कैमरे का अपना एक मिनिमम ISO होता है, आप उसको लगा के अपर्चर से और शटर स्पीड से पिक्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अब इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर डायफ्राम या कोई भी पर्टिकुलर शटर स्पीड लगाने के बाद अगर लाइट कम पड़ रही है, पिक्चर अंडर एक्सपोज हो रही है, तो आप अपना ISO बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, और इंक्रीमेंटल तरीके से आपको जहाँ तक जाना हो आप जा सकते हैं। 1600 से लेके 3200 तक की ISO रेंज बहुत सेफ़ होती है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3200 से ऊपर जाने से पहले आप एक बार सोच सकते हैं, डबल थॉट दे सकते हैं कि क्या मैं एग्जैक्टली इसी ISO के ऊपर लूँ या मैं थोड़ा सा डायफ्राम एडजस्ट करके या थोड़ा सा शटर स्पीड करके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। नहीं करना हो कोई बात नहीं, आप बढ़ाइए ISO, आगे जा सकते हैं। ओके, अब दूसरा, अभी जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं ख़ास तौर पर उनके लिए ISO की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी केस में तो क्या होता है कि डे लाइट में फ़ोटो खींची जाती है, लेकिन जो वेडिंग होती है वो मोस्टली अंधेरे में रात के समय में होती है, या इंटीरियर्स में होती है, या टेंट के अंदर होती है, तो वहाँ पे नॉर्मल सनलाइट उतने अच्छे से नहीं पहुँच पाती, या रात का समय है तो जितने भी फ्लड्स चल रहे होते हैं उसके हिसाब से लाइट वहाँ पे नहीं पहुँचती है। तो फ्लैश का इस्तेमाल आजकल लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिना फ्लैश के जो फ़ोटो आती है ना, वो एक नेचुरल तरीके से फ़ोटो आती है। तो अगर आपको बिना फ्लैश के अवेलेबल लाइट में अगर फ़ोटो खींचनी है तो फिर आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप अपने ISO से कंट्रोल करें। और ISO का फ़ायदा ये होता है कि ख़ास तौर पे जब आप किसी ग्रुप का फ़ोटो लेते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ग्रुप फ़ोटोग्राफी करते हैं लेकिन उनके फोकस जो है शार्प नहीं होते। उसका रीज़न यही होता है कि ग्रुप में आप सबको बिल्कुल एक लाइन में तो नहीं खड़ा कर सकते, कोई थोड़ा सा आगे होता है, कोई थोड़ा सा पीछे होता है। उस केस में क्या होता है कि आप या तो सेंटर पॉइंट जो भी होता है, ब्राइड होता है या ग्रूम होता है या जो भी पर्सन होता है ग्रुप के अंदर, किसी एक को आप फोकस करते हैं, आइज़ को उसकी फोकस करते हैं, और वो तो शार्प फोकस में आ जाता है इसलिए क्योंकि आपने उसको फोकस किया है। अब अगर आपका जो किनारे वाला आदमी है, जो एक कोने में खड़ा है या थोड़ा सा आगे खड़ा है या थोड़ा सा पीछे खड़ा है, या इवन आपका जो बैकग्राउंड डेकोरेशन है वहाँ तक आपकी डेप्थ नहीं पहुँच रही है, क्योंकि आपने थोड़ा सा बड़ा डायफ्राम लगा दिया अपने लाइट को कंट्रोल करने के लिए। शटर स्पीड से तो ज़्यादा आप एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, आपका बचता है खाली टूल डायफ्राम का ही है। तो नॉर्मली देखा है मैंने फोटोग्राफर जो है, क्योंकि सबके पास आजकल बड़े बड़े अच्छे लेंस हैं, किसी पास 2.8 है, किसी पास 1.8 है, किसी पास 1.7 है, किसी पास 1.4 है, तो लोग बड़े से बड़े डायफ्राम पे चले जाते हैं। ये गलती आप मत करना। आप ये मान के चलो कि आपका जो ग्रुप फ़ोटो अगर आपको लेना है तो आप 4 से ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। वैसे तो आइडियल है, मैं बोलूँगा आपसे 7.1 और 8 पर लीजिए, पिक्चर्स ज़्यादा शार्प आएंगी। पिक्चर्स लेने 7.1 पे लेने के लिए हो सकता है वहाँ की अवेलेबल लाइट आपको कम लगेगी, आप बढ़ा दीजिए अपना ISO आप 800 करिए, 1600 करिए, 3200 तक ले जाइए और उसके बाद पिक्चर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ 3200 तक तो आपकी 7.1 डायफ्राम पे किसी भी लाइट में अच्छी फ़ोटो आ जाएगी। वैसे भी स्टेज पे इतनी अच्छी लाइट्स होती हैं कि 3200 ISO उसके लिए बहुत है। लेकिन
3200 आईएसओ न लगा के अगर आपने 400, 600, 800 आईएसओ लगाया तो हो सकता है आपको 4 डायफ्राम पे पिक्चर लेनी पड़ जाएगी। आप कंपेयर करके देख लीजिएगा 4 डायफ्राम पे ली हुई ग्रुप फ़ोटो कैसी आती है और 7.1 पे ली हुई पिक्चर कैसी आती है। अगर आपका आसपास की एम्बिएंट लाइट आपको परमिशन देती है आप 11 पे लगा के फ़ोटो कीजिए और शार्प आएंगे, लेकिन 11 मत लगाइए। लेकिन 7.1 और 8 ये 2 डायफ्राम ऐसे हैं, 2 अपर्चर ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत शार्प पिक्चर आएगी। तो आज का हमारा आपका ये टिप है कि जितने भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप फ़ोटोग्राफ लेते समय 7.1 और 8 से ज़्यादा बड़ा डायफ्राम न लगाएं। अपर्चर तो ठीक है, आपने अपने हिसाब से लगा लिया, शटर स्पीड भी अपनी मजबूरी है, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते, तो आप आईएसओ बढ़ाते रहिए। 1600 3200 के बीच में आपकी पिक्चर अच्छी आ जाएगी। तो इस लेसन को कवर अप करने के बाद हमारे पास फ़ोटोग्राफी के 3 एलिमेंट्स हो गए। पहला अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड और तीसरा आईएसओ। इन 3 के साथ ही समझ लीजिए आपकी फ़ोटोग्राफी शुरू होती है और 3 के साथ ही फ़ोटोग्राफी एक तरह से कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट मतलब अगर ये 3 चीज़ अगर आपने सीख लिया तो आपको फ़ोटोग्राफी की किसी भी पिक्चर में कभी भी किसी तरह की निराशा नहीं होगी। जो पहले दिन भी मैंने इंट्रोडक्टरी इसमें बताया था कि जैसे सरगम में सुर होते हैं, आपने सारे गामा पधा निसा सीख लिया अच्छे से अगर, तो दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी गाना आप बजा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ की अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपके पास दुनिया का कोई कैमरा दे दिया जाए, सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा, और कोई भी सर्कमस्टांसेस दे जाए, कैसी भी लाइट दे दी जाए, किसी भी टाइम में आपको पिक्चर लेना हो, आपकी पिक्चर बहुत ही अच्छी आएंगी। अब आने वाले समय में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि इन तीनों चीज़ों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगले वाले लेसन में अगले ट्यूसडे शाम को 4 बजे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम आपको तीनों का कंबाइंड तरीके से यूज़ करना बताएंगे। और इस कंबाइंड तरीके से जो हम यूज़ करते हैं उसको आईएसओ ट्रायंगल बोला जाता है। आपने बहुत सुना होगा आईएसओ ट्रायंगल के बारे में। तो अगले लेसन में हम पूरा आईएसओ ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि इन तीनों चीज़ों को, तीनों एलिमेंट को कब, कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं सो दैट एक बैलेंस लाइट आपके कैमरे के अंदर आए और परफेक्ट पिक्चर आपके कैमरे से निकले। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगले मंगलवार को शाम को 4 बजे। अगर आप में से नए व्यूअर्स जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फोटोग्राफी के बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में आपको मिलते रहेंगे। आप चाहे कितने ही सालों से फ़ोटोग्राफी कर रहे हों, लेकिन मेरा आपसे बिल्कुल वादा है कि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको एक कहीं ना कहीं हर लेसन में आपको कोई एक नई जानकारी मिलेगी जो कि आपके फ़ोटोग्राफी के लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ट्यूसडे को शाम को 4 बजे। नमस्ते, जय हिंद।